ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 2 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। यूक्रेन में मजदूरों को ले जाने वाली बस पर रूस का ड्रोन हमला, 12 कानकन हलाक। Today's Russian attack on a bus in the Dnipro region is a crime, a show-stopping crime. ईरान ने मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वाले तकरीबन 3000 अफराद के नाम जारी कर दिए। ईरानी डायस्पोरा का एहतजाज। खामनाई के इलाकाई जंग के खदशे पर ट्रंप का रद्द अमल, कहा मुआहिदा ना हुआ तो पता लग जाएगा कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। Couple of days and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal then we'll find out whether or not he was right. पाकिस्तान समेत 8 अरब व इस्लामी ममालिक की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के बाद इंडिया ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि काज़ाकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मंगल को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात, कहा आज की मुलाकात मेरे ओहदे का तकाजा था, बतौर सियासी कारकुन कभी वहां ना बैठता। देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा कि पुलिस अलीमा खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। थानों पर हमले, डिप्टी कमिश्नर यरगमाल और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। जानिए बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदों के हमलों के दौरान क्या हुआ। BBC को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 31 जनवरी को होने वाले हमलों में 18 आम शहरी भी हलाक हुए हैं। ताहम अभी तक हुकाम ने सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की। पालतू जानवरों की हिंदुआना रसूमात के लिए भारत में जानवरों के लिए शमशान घाट। सुख और शांति हो, ओम शांति निगम। पहले पेट लवर्स कम थे, अब पेट लवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ में जगह नहीं है, तो पहले तो लोग डॉग को कहीं भी बरी कर देते थे। अब दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ इतनी है, जगह नहीं है, तो कहाँ पेट को बरी करेंगे, तो इसीलिए लोग फिर पेट क्रेमेटोरियम की साइड जाते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच के बाइकआउट पर ICC का पाकिस्तान को इंतबाह, तवील मुद्दती नताइज की वार्निंग। वर्ल्ड कप हिल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। 200 मिलियन बांग्लादेश के आपकी आई बॉल्स हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान की आई बॉल्स हैं। ये भी जानिए कि हर बीमारी का इलाज समझा जाने वाला शहद छोटे बच्चों के लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी तवानाई की फर्म ने दावा किया है कि मशरकी यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमले में उनके 12 कानकन हलाक हो गए हैं। डीटेक्ट का कहना है कि इतवार के रोज होने वाले हमले में एक बस को निशाना बनाया गया जो काम खत्म होने के बाद मजदूरों को वापस ले जा रही थी। इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि इस वाक़े में कम अज कम 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इससे कबल सनीचर और इतवार की दरमियानी शब और इतवार के रोज होने वाले अलग अलग रूसी हमलों में कम अज कम 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हुए थे। इनमें से एक हमला यूक्रेन के इलाके ज़पोरिज़िया में ज़चगी के एक अस्पताल पर हुआ। इस ड्रोन हमले में 6 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। हमले के वक्त अस्पताल में 2 खवातीन बच्चों को जन्म दे रही थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कानकुनों को ले जाने वाली बस पर रूसी ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि आम शहरियों को निशाना बनाने वाला ये हमला एक वाज़े जंगी
जुर्म है, जो इस बात का सबूत है कि कशीदगी में इजाफे की जिम्मेदारी रूस पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि ये बुराई है और इसे रोका जाना चाहिए। Бажаю здоров'я. Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Today's Russian attack on a bus in the Dnipro region is a crime, a show-stopping crime, which once again demonstrates that Russia is responsible for the escalation. The evil must stop. Рідним та близьким. याद रहे कि 2 रोज कबल अमरीकी सदर ने दावा किया था कि रूसी सदर प्यूतन ने सर्द मौसम के दौरान यूक्रेन पर हमला न करने की यकीन दहानी करवाई है। And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold over there too. इतवार के रोज ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दफ्तर की जानिब से गुज़िश्ता माह मुज़ाहरों के दौरान हलाक होने वाले 2,985 अफराद के नाम और शनाख्त शाया कर दिए गए हैं। मारे जाने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त मुल्क के मुख्तलिफ अखबारों में शाया किए गए हैं। ऐवान सदर का कहना है कि जैसा पहले बताया गया था कि हालिया वाक़यात में हलाक होने वालों की कुल तादाद 3,117 है, ताहम 131 लाशों की अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है, जिसके बायस उनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। बीबीसी फारसी के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि अब भी इस फहरिस्त में कुछ नाम शामिल नहीं। उनका दावा है कि मरने वालों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है और ये फहरिस्त शाया करके ईरानी हुकूमत हलाकतों की तादाद कम करके दिखाने की कोशिश कर रही है। ईरानी इंसानी हुकूक की तंजीम, जिसका सदर दफ्तर नार्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में है, के डायरेक्टर महमूद अमीरी मुकद्दम का कहना है कि तेहरान की जानिब से 3,000 से ज्यादा अफराद के नामों की इशाअत दर हकीकत एक भयानक जुर्म का एतराफ है। दुनिया भर में ईरानी डायस्पोरा और इंसानी हुकूक के कारकुनान इंसाफ और ईरान पर पाबंदियों का मुतालबा भी कर रहे हैं। The message here is keep pressure on Iran, and what's really important is, as the vigil tonight is calling for, is all political prisoners need to be free. ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला खामनाई के इस बयान पर कि ईरान के साथ कोई भी नई जंग इलाकाई होगी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर जल्द मुआहिदा ना हुआ तो देख लेंगे कि वो सही कह रहे हैं या नहीं। इतवार के रोज अमरीकी सदर से सवाल पूछा गया कि वो ईरानी रहबरे आला के इस बयान के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने वाशिंगटन को खबरदार किया है कि ईरान के साथ जंग पूरे खित्ते तक फैलेगी। इस सवाल के जवाब पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, हमारे पास वहां पर दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर तरीन जहाज हैं जो ईरान के बहुत नजदीक हैं। उम्मीद है कि हमारा मुआहिदा हो जाएगा। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि अगर हमारा मुआहिदा नहीं हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि खामनाई सही कह रहे हैं या नहीं। Why wouldn't he say that? Of course you can say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरानी नशरियाती इदारे ISIS के मुताबिक सनीचर के रोज हुसैनिया में लोगों के एक बड़े हुजूम से खिताब करते हुए खामनाई ने खबरदार किया था कि ईरान के साथ कोई भी नई जंग इलाकाई होगी। खामनाई ने कहा कि हकीकत यह है कि वो यानी अमेरिका कभी कभी जंग के बारे में बात करते हैं और हवाई जहाज़ों और बहरी बेड़ों वगैरह के बारे में बात करते हैं, और माजी में अमरीकियों ने अपनी तकरीरों में बारहा धमकी दी है और कहा है कि जंग के ऑप्शन समेत तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چیز دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए मजीद कहा कि अब ये शरीफ आदमी यानी ट्रंप भी मुसलसल ये दावा करता है कि हम जंगी जहाज लाए हैं और ईरानी कौम को इन बातों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। ईरानी अवाम इन धमकियों से मुतासिर नहीं हुए। هر کار دلشون خواست کردن، دستشون قطع شده،
میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته. قطر مصر اردن متحدہ عرب امارات انڈونیشیا پاکستان ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں پر اسرائیل کی مذمت کی ہے. ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد فلسطینی شہری ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے یہ اقدامات خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں اور امن اور استحکام کے قیام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب علاقائی اور عالمی فریقین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وزرائے خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کی بار بار خلاف ورزیاں سیاسی عمل کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور غزہ میں سیکیورٹی اور انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی کامیابی کے لیے مکمل عزم اور عمل درآمد ضروری ہے. بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس نازک مرحلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، زیادہ سے زیادہ ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں، جنگ بندی کو برقرار رکھیں اور ایسے اقدامات سے گریز کریں جو موجودہ عمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وزرائے خارجہ نے مزید کہا کہ سازگار حالات پیدا کیے جائیں تاکہ جلد بحالی اور تعمیر نو کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے اور ایک منصفانہ اور دیرپا امن قائم ہو جو فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت اور ریاست کے قیام پر مبنی ہو، جیسا کہ بین الاقوامی قانون، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عرب امن منصوبے میں درج ہے. انڈیا نے پاکستان کے ساتھ مئی میں ہونے والی فوجی کشیدگی کے بعد اپنے دفاعی بجٹ میں 15% اضافہ کر دیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کیے گئے مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کے مطابق دفاعی اخراجات 85 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. انڈین حکومت کے مطابق بجٹ میں اضافے کا مقصد دفاعی شعبے میں جدت، نئی ٹیکنالوجی، ڈرونز، مصنوعی ذہانت اور جدید ہتھیاروں کے حصول کے ساتھ ساتھ فوج کی آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے. اس کے تحت ہتھیاروں اور ساز و سامان کی خریداری میں 21% سے زائد اضافہ کیا گیا ہے. دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ اضافہ اہم ہے، تاہم مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور فوج کی بڑے پیمانے پر جدید کاری کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے یہ بجٹ بھی ناکافی ہو سکتا ہے. ان کے مطابق انڈیا کے لڑاکا طیاروں، آبدوزوں، ہیلی کاپٹروں اور سائبر وارفیئر میں مزید سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ چین کے مقابلے میں انڈیا کا دفاعی بجٹ اب بھی کم ہے، جبکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جدید جنگی تقاضے انڈیا کو دفاع پر مزید اخراجات پر مجبور کر سکتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقائف منگل کے روز اپنے پہلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں. سرکاری خبر رساں ادارے APP کے مطابق قازقستان کے صدر کو دورے کی دعوت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی. 2 روزہ دورے کے دوران صدر توقائف کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، جس میں ان کی کابینہ کے سینئر ارکان اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام بھی شامل ہوں گے. وزارت خارجہ کی جانب سے سوموار کے روز جاری بیان کے مطابق دورے کے دوران صدر توقائف پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے. اس کے علاوہ وہ پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے. APP کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کے لیے 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لینے، تعاون کے نئے مواقع بالخصوص تجارت، لاجسٹکس، علاقائی رابطہ کاری، عوامی روابط کے فروغ اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون کے امکانات کو بڑھانے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ آج کی ملاقات بطور وزیر اعلیٰ میرے عہدے کا تقاضا تھا، بطور سیاسی کارکن کبھی وہاں نہ بیٹھتا.
वजीर आजम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आज की मुलाकात की दावत वजीर आजम ने दी थी, जिसमें NFC अवार्ड समेत वफाक पर सूबे के वाजिबुल अदा रकूम के हवाले से बात हुई है। सोहेल अफरीदी का ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा अब तक 26 अरब रुपए अपनी जेब से इंतजाम शुदा इजला में लगा चुका है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल और अपनी टीम को आज ही मीटिंग करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वजीर आला का कहना था कि मुलाकात के दौरान दहशत गर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाहे अमल पर बात हुई है। उनका कहना था कि इस हवाले से मजीद 1-2 मुलाकातें होंगी और जब बाकायदा फैसला होगा तो मीडिया को बता दिया जाएगा। बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। एक साफी की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया गया कि क्या आज की मुलाकात को सूबे और वफाक के दरमियान तनाव में एक पेशरफ्त के तौर पर देखा जा सकता है। इस पर सोहेल अफरीदी का कहना था कि आज की मुलाकात बतौर वजीर आला मेरे ओहदे का तकाजा था, बतौर सियासी वर्कर मैं कभी भी वहाँ ना बैठता। तनाव था तो आज जो मुलाकात हुई है समझा जाए कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई पेशरफ्त होगी सूबे और वफाक के दरमियान। सर मौसम से आपका मुकालमा हुआ है? देखिए जी, जो आज की मुलाकात थी ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हुआ। बैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग जरूरी थी। तीरा से लोगों की नकल मकानी के मुतल्लिक उनका कहना था कि तीरा, बाजोड़ और कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसे कदर की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मुलाकात के दौरान बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात ना करवाए जाने समेत किसी भी मामले पर बात नहीं हुई है। 4 अरब रुपए जो है थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है, वो जो है आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। सीएम साहब मुलाकात के हवाले से, सीएम साहब के बानी के हवाले की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात। दूसरी जानिब वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि अमन और अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वजीर आजम का कहना था कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, सेहत और तालीम के लिए इक़दामात किए जाएँ। बयान में कहा गया कि वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी दायराकार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और रावल टाउन सर्कल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हुक्म दिया कि मंगल को मुलजिमा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। अदालत की जानिब से अलीमा खान की अदम पेशी की बुनियाद पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पीर के रोज रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज अमजद शाह ने 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज पर रावलपिंडी के थाना सादिक आबाद में दर्ज होने वाले मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक ने अपनी मुवक्किला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की। उनका कहना था कि
अलीमा खान के अकाउंट और शिनाख्ती कार्ड जब तक डिफ्रीज नहीं होंगे वो अदालत में पेश नहीं होंगी। इस पर इस मुकदमे के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाल देते हुए कहा कि कोई भी मुल्जिम ना तो अदालत को डिक्टेट कर सकता है और ना अदालत को यरगमाल बना सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मुकदमे का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाने के अहकाम दिए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाल के दौरान इल्जाम आयद किया कि अलीमा खान का शुरू दिन से रवैया गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा जब अलीमा खान अदालत के सामने पेश ही नहीं हो रही तो शिनाख्ती कार्ड या बैंक अकाउंट कैसे डिफ्रीज किए जाएं। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि जब तक मुल्जिमा अदालत में पेश नहीं होंगी उनके बैंक अकाउंट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने अलीमा खान के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अलीमा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मजमूई तौर पर 10 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अदालत ने आज जिरा के लिए मजीद गवाहान को भी तलब कर रखा था। पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हमलों में कम अज कम 92 शिद्दत पसंद और 15 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुतअद्दिद इलाकों में शिद्दत पसंदों की इन कार्रवाइयों को नाकाम बना दिया गया है। ताहम सवाल ये है कि शिद्दत पसंदों की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के कोयटा तक पहुंचने का मतलब क्या है। इस सवाल का जवाब दे रही हैं किरण फातिमा, लेकिन इससे पहले एक वजाहत। सनीचर को बलोचिस्तान में जिन शहरों में हमले हुए उनकी फहरिस्त में नादानिस्ता तौर पर मच का नाम भी शामिल कर लिया गया। इदारा इस गलती पर माजरत ख़्वाह है। हुकूमत ने तस्दीक की है कि 31 जनवरी को बलूचिस्तान के 12 शहरों में शिद्दत पसंदों ने हमले किए। शिद्दत पसंदों ने क्वेटा समेत मस्तूंग, पसनी, गवादर, खारान, नोश्त में हमले किए। ISPR का कहना है कि क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में होने वाले हमलों में कम अज़ कम 92 शिद्दत पसंद और 15 एहलकार हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक इससे कबल जुमे के रोज़ पंजगूर और शाबान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया, जिसके बाद 2 रोज़ में हलाक किए जाने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद 133 हो गई है। BBC को मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक 31 जनवरी को होने वाले हमलों में 18 आम शहरी भी हलाक हुए हैं। ताहम अभी तक हुकाम ने सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं की। इन हमलों की जिम्मेदारी कलअदम अलहदगी पसंद ग्रोह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में होने वाले मुनज़्ज़म हमले पहली बार नहीं हुए जब मुसल्लह अफराद एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हुए और हमले किए, लेकिन ये पहली मरतबा देखा गया कि ये हमले क्वेटा के अंदर भी हुए। क्वेटा को निस्बतन महफूज समझा जाता है। शहर को महफूज बनाने के लिए इर्द गिर्द सिक्योरिटी चेक पोस्ट की मदद से हिसार कायम किया गया है। शहर के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्ट मौजूद हैं। क्वेटा के अंदर हालिया हमले ये जाहिर करते हैं कि ये कोई सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस का नुक्स हो सकता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के शोबे से मुंसलिक मोहम्मद शुएब का कहना है कि क्वेटा में उनका आना बड़ी स्टेटमेंट है। ये उनकी तरफ से एक पैगाम है कि हम जहाँ चाहें आ सकते हैं। उनका कहना है कि इस मूवमेंट का इतने लंबे अरसे तक चल जाना ही इस बात को जाहिर करता है कि मामला ज्यादा पेचीदा है। उनके ख्याल में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज सियासी है। आपको दिल और दिमाग जीतने हैं, सिर्फ लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई तो आखिरी चारा होना चाहिए। दोस्त मोहम्मद बरीच बलूचिस्तान में मुकीम तज्जियाकार हैं। उनका कहना है कि क्वेटा तक इतने मुनज़्ज़म हमले मकामी हिमायत के बगैर करना नामुमकिन है। उनके मुताबिक रियासत आम आदमी का दिलो दिमाग जीतने की कोशिश कर भी रहे हैं, ताहम ये वक्त तलब काम है और इसके लिए ज़रूरी है कि इसे निचली सतह तक पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होंगे तो लोगों की शिकायत बढ़ेंगी। एक गुरिल्ला वॉर के अंदर लोग या आम आदमी की हिमायत ही असल इनाम या जीत है। उनका मजीद कहना है कि हालिया हमले एक और जाविये को भी जाहिर करते हैं जो कीमती पत्थरों की मौजूदगी है। उनके ख्याल में दुनिया की दोनों बड़ी ताकतों अमरीका और चीन की नजरें इन कीमती पत्थरों और मादनियात पर मरकूज हैं और ये कि कलअदम BLA इस तरह की कार्रवाइयों से ये पैगाम उन ताकतों को भी देना चाहती है कि बलूचिस्तान के कीमती पत्थरों और मादनियात तक रसाई उनकी मर्जी के बगैर नहीं होगी। सामीन, आपने इंसानों के लिए बनाए गए शमशान घाट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इंडिया में जानवरों के लिए भी खास क्रेमेशन सेंटर्स मौजूद हैं, जहां पालतू जानवरों की मौत के बाद इन्हें हिंदुआना रसूमात के साथ अलविदा कहा जाता है। ये सब कैसे किया जाता है, जानिए रिपोर्टर सोहेल अख्तर कासमी से। सुख और शांति हो, ओम शांति निगम। पहले पेट लवर्स कम थे, अब पेट लवर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ में जगह नहीं है तो
पहले तो लोग डॉग को कहीं भी बरी कर देते थे, अब दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ इतनी है, जगह नहीं है, तो कहाँ पेट को बरी करेंगे। तो इसीलिए लोग फिर पेट क्रेमेटोरियम की साइड जाते हैं और चाहते हैं कि सारी चीज़ें पीसफुली तरीके से भी हो। ओम शांति निगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। पहले जो है लोग डॉग समझते थे, कुत्ता समझते थे रोड का, लेकिन अब इस समय जो है परिवार समझते हैं लोग, तो अपने बच्चों की तरह पालते हैं, पोसते हैं, मानते हैं, इसलिए हम कोई फ़र्क नहीं समझते इनमें। सेम वैसे ही पूजा होती है इनमें, वैसे ही जलाया जाता है, ऐसे ही अस्थि विसर्जन की जाती है। हमारा रिस्पेक्टफुली पेट क्रेमेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन भी है और फाउंडेशन भी है। हम पेट्स का क्रेमेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक क्रेमेशन जो होता है, और ये पूरा ग्रीन क्रेमेटोरियम है, पोल्यूशन फ्री। जो एक्चुअल पेट लवर होते हैं ना, वो इस तरह के ऑप्शंस देखते थे, पहले मिलते नहीं थे, तो उनको कुछ टेम्पररी कुछ एग्जिट करना पड़ता था, कुछ ना कुछ क्या करते थे। क्योंकि मैंने सुना है कि किसी खेत में जाके थोड़ा सा गड्ढा किया, उसी में कुछ किया, बट उसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। हम किसी के साथ कैब शेयर कर लेते तो उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, अटैचमेंट होता है। शेफी ने 11 ईयर हमारे साथ स्पेंड करे हैं। 11 ईयर बहुत छोटा टेन्योर नहीं होता, तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस अटैचमेंट का। बच्चे की आत्मा को शांति। जैसे हम एक अटैचमेंट किसी फैमिली मेम्बर के साथ करते हैं, उसको भी एक स्मूथ और पूरा रिचुअल्स के साथ उसको हम विदा करें। जब इन्होंने वीडियो भेजा तो आई लाइक दिस प्लेस, इंटरनल अच्छा मैनेज किया हुआ इन्होंने। कॉल करके क्लाइंट से बात होती है कि ऐसे ऐसे हमारा पेट एक्सपायर हो गया है, तो हम फिर पूरा एक कंप्लीट फ्यूनरल उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि पहले एम्बुलेंस घर जाती है, पेट को पिकअप करती है, पेट को पिकअप करने के बाद गाड़ी के साथ पंडित जी जाते हैं, वहाँ पूजा वगैरह करा के क्रेमेटोरियम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आके पंडित जी होते हैं जो पहले उनको नहलाना वगैरह करते हैं, और प्रॉपर एक रिचुअल्स जो होता है, कोई भी बेसिकली रिचुअल्स हो सकता है किसी का भी। उसके बाद मशीन होती है, मशीन के अंदर पेट को रख देते हैं, तो वो गैस के थ्रू बर्न हो जाती है, बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, और आधे से 1 घंटे का इस चीज़ का प्रोसेस रहता है। और मान लिया कोई बाहर है, जैसे विदेश में रहते हैं ना काफ़ी लोग, तो अगर वो रात में नहीं आ सकते, तो इसलिए हमारा फ्रीजर होता है, जैसे बॉडी, इसलिए बॉडी ख़राब नहीं होती। हमारे यहाँ डॉग का भी होता है और कैट का भी होता है, रैबिट का होता है, चूहे का भी होता है। पेट्स कोई भी हो, अगर छोटा पेट है तो 3 से 4 हज़ार रुपये, बड़ा है तो 4 से 5 हज़ार रुपये, जिसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। और उसके अलावा कोई एडिशनल सर्विसेज अगर लेते हैं, एम्बुलेंस वगैरह, तो जो बेसिक रेट होते हैं हर चीज़ों के अलग अलग तरीके से होते हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि शेफी को हमने यहाँ पे बाय सी ऑफ किया है। लोग गंगा जी यमुना जी जाते हैं, मतलब हम रहते हैं ये हिडन रिवर के बगल में ही, तो वहाँ भी लोग करते हैं, तो हमने कहा हम उसको प्रॉपर अपने हाथों से ही करना चाहिए, ये नहीं कि यहीं छोड़ जाइए अपने आप कर लें, मतलब ये भी अगेन सेंटिमेंट है हमारे लिए। पिछले 3 से 4 साल के अंदर पेट क्रेमेटोरियम्स की ज़्यादा डिमांड हुई है, तो आने वाले टाइम में तो वो है ही, क्योंकि पेट की मार्केट इस टाइम बूम पे है। अंतिम विदाई जो होती है ना, वो सबकी सम्मानपूर्वक तरीके से होनी चाहिए, तो उस तरीके का ध्यान रखते हुए हमने इस चीज़ का सेटअप किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि इसके पाकिस्तान में क्रिकेट पर तवील मुद्दती असरात मुरतब हो सकते हैं। आईसीसी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जुज़वी शिरकत की हिदायत आलमी खेलों के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि आलमी इवेंट्स में तमाम टीमों से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बराबर मुकाबले की तवक्को की जाती है। आईसीसी ने वाज़ेह किया कि जुज़वी शिरकत खेल की दयानतदारी, मुसाबकत और इंसाफ के उसूलों को मुतासर करती है, जबकि इस फैसले से पाकिस्तान को माली नुकसान और मुमकिन पाबंदियों का सामना भी हो सकता है। उधर हुकूमत पाकिस्तान ने टीम को वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है, ताहम इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो एक ऐसा हल तलाश करे जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो और आलमी क्रिकेट के मुफाद में हो। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बासत अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो ब्रॉडकास्टर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर पाकिस्तान आउट होता है तो क्या इंडिया जिस टीम के साथ मैच खेलेगा, क्या वो भी उतने ही लोग देखेंगे जितना पाकिस्तान और इंडिया के मैच को? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मैचेस से $1 अरब से ज़्यादा की आमदनी हुई।
नीरव भाटिया के बकौल पाकिस्तान के ना खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के मैच के टिकट फौरी तौर पर फरोख्त हो जाते हैं। टीवी पर मिलने वाले महंगे इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप की मद में भी पैसा कमाया जाता है। स्पोर्ट्स तजियाकार डॉक्टर नौमान नियाज ने सोशल मीडिया पर एक शो के दौरान कहा कि पाकिस्तान के शिरकत ना करने से पूरा वर्ल्ड कप हिल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मैच के दौरान इंडिया में इश्तिहारात का एयर टाइम 4,800 अमरीकी डॉलर तक फरोख्त होता है। इसके अलावा आईसीसी ने कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रखे हैं, जिनमें ग्राउंड ब्रांडिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप भी शामिल है। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप हिल जाएगा जी। मैंने अभी आपको कहा कि वर्ल्ड कप हिल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। 200 मिलियन बांग्लादेश के आपकी आई बॉल्स हैं, 250 मिलियन पाकिस्तान की आई बॉल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि $4800 पर सेकंड जो है इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कमर्शियल एयर टाइम होता है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जो कि आईसीसी ने किए हुए हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग ग्राउंड आपकी ब्रांडिंग है, उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, उसके बाद अदर एक्सेसरी स्पॉन्सर्स हैं। तो ये इकोनॉमिकली तो दवालिया निकल जाएगा आईसीसी का। इंडिया कितना कंपनसेट करता रहेगा। और पाकिस्तान अगर सिर्फ बांग्लादेश विड्रॉ किया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतना कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान निकलेगा तो ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा। सामीन, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा मुत्तहिद खलीजी ममालिक और तकरीबन पूरे जनूबी एशिया में नौज़ायदा बच्चों को शहद खिलाना अहम समझा जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक शहद एक सख्त बख्श शुगर है, लेकिन नौज़ायदा बच्चों के लिए ये नुकसानदेह हो सकती है। बरतानिया और अमेरिका में डॉक्टर और आलमी इदारा सेहत नौज़ायदा बच्चों को शहद ना खिलाने की सलाह देते हैं। शहद से होने वाले नुकसानात के बारे में तफसीलात सुनिए आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है मोहन दास ने, जबकि पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। अक्सर आपने भी देखा होगा कि बच्चों के पैदा होते ही नानी दादियाँ उनको शहद चटाने पर इसरार करती हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं होता, बल्कि सऊदी अरब और दीगर खलीज ममालिक में भी बच्चों को शहद देने का रिवाज है। और शहद आमतौर पर बच्चों के लिए मुफीद बताया जाता है। हो सकता है शहद बच्चों को देना मुफीद हो, लेकिन उसकी सही उम्र क्या है और शहद को सही से बंद करके रखना बच्चों को एक ऐसी बीमारी से बचा सकता है जो उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल सकता है। अमेरिका और बरतानिया में डॉक्टर्स के अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नौज़ायदा बच्चों को शहद ना देने की सलाह देती है। आखिर क्यों? इसी बारे में है आज का BBC रीड्स। तहरीर है BBC न्यूज़ तमिल के मोहन की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। दिसंबर 2025 की बात है। इंडिया की जनूबी रियासत तमिलनाडु के ज़िले शिवगंगा में एक 4 साला बच्चा पेट के दर्द से बेहाल था। उसे घरेलू इलाज के तौर पर शहद दिया गया तो बच्चे को बजाय सुकून मिलने के वो बेहोश हो गया। बच्चे को फौरन करीब के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज हुआ। बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इस वाक़े के बाद शिवगंगा गवर्नमेंट कॉलेज के डीन डॉक्टर श्रीनिवासन ने मीडिया से मुलाकात की और शहद की वजह से बच्चे को जो नुकसान पहुंचा था उससे मुताल्लिक़ तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि बोटुलिनम नामी मादा जो शहद में पैदा होता है, इससे एक टॉक्सिन बनता है जो दिमाग और आसाबी निज़ाम को बराह रास्त मुतासिर करता है। इससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और खून की गर्दिश फौरी तौर पर मुतासिर होती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पैदाइश के फ़ौरन बाद या दूध पिलाने से पहले बच्चों को शहद देना पाकिस्तान और इंडिया समेत अक्सर जनूबी एशियाई ममालिक में एक आम रिवाज रहा है। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर शाये होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि सऊदी अरब जैसे खलीजी ममालिक में भी बच्चों को शहद देने का रिवाज है। इस मुनासबत से सऊदी अरब में मुकीम माओ को 2022 में करवाए गए एक ऑनलाइन सर्वे के दौरान 52% ख़वातीन ने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों को शहद देने की आदत है। इस रिसर्च में खबरदार किया गया है कि छोटे या नौज़ायदा बच्चों को शहद देना हाजमे के निज़ाम से लेकर सांस तक के मसाइल का सबब बन सकता है। अब अगर आपके जहन में ये सवालात आ रहे हैं कि क्या बच्चों, ख़ासतौर से शीरख्वार बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं दिया जा सकता और शहद के आलूदा हो जाने से किन मसाइल का सामना हो सकता है, तो डॉक्टरों के मुताबिक इसका जवाब है बच्चों को शहद बराह रास्त ना दिया जाए।
रिसर्च के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों को शहद देने से उन्हें मतली, उल्टी और खाने में दुश्वारी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तहकीक में शहद देने की सूरत में बच्चों को लाहक दीगर मुश्किलात का भी जिक्र किया गया है। रिसर्च के मुताबिक छोटे बच्चों को शहद देना चेहरे के पट्टों का सिकुड़ाव या खिंचाव, आंतों के मसाइल, दिमागी नुकसान या जिस्म के दर्जा हरारत में कमी का बायस भी बन सकता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी का कहना है कि 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद पिलाने से बोटुलिज्म नामी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है। इदारे का कहना है कि बच्चों को शहद बराह रास्त ना दिया जाए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से बच्चों को दी जाने वाली खुराक, पानी और लिक्विड ग़िज़ा में शामिल किया जाए। इंडिया में माहिर इत्फाल डॉक्टर वी विद्या के मुताबिक बच्चों को 6 माह के होने तक माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, हत्ता कि पानी भी नहीं। कुछ लोग परेशान होते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है। यही चीज़ बोटुलिज्म का सबब बनती है। वो इसकी वजह बताती हैं। वो कहती हैं कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम नाजुक होता है, उसमें खाना हजम करने की सलाहियत भी कम होती है। हस्पतालों में वाज़ेह वजाहत की जाती है कि बच्चों की खुराक पर नज़र रखें। यहाँ बच्चों के वालिदैन या उनकी देखभाल करने वालों के लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि शहद को रखने का सही तरीक़ा क्या है और ये तरीक़ा कैसे आपके बच्चे को सेहतमंद रखने में मददगार साबित हो सकता है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS का कहना है कि शहद को नामुनासिब तरीके से रखने की वजह से उसमें एक नुकसानदेह बैक्टीरिया पैदा हो सकता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स, जिससे बच्चों की आंतों में जहरीले मवाद पैदा हो सकते हैं जो कि बच्चों में एक मखसूस फालिज इन्फेंट बोटुलिज्म की संगीन बीमारी का बायस बन सकते हैं। डॉक्टर विद्या भी यही कहती हैं कि मुश्किल ये है कि इस इन्फेक्शन की फौरी शनाख्त करना भी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुतासरा बच्चे को चंद घंटों में ही इलाज और तिब्बी इमदाद फराहम की जानी चाहिए। डॉक्टर विद्या के मुताबिक इन्फेक्शन बच्चों की आंतों को मुतासिर करता है। इब्तदाई अलामात में बच्चों का थक जाना, दूध ना पीना और पेट फूलना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्चे की आंतों और हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त तरीके से तैयार होने में 12 महीने का वक्त लगता है और यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद ना देने की ताकीद करता है। तो इससे मुतालिक पाकिस्तान में 2012 में एक तहकीक की गई थी जिसके नतीजे में पता चला था कि पैदाइश के फ़ौरन बाद तकरीबन 16% बच्चों को माँ के दूध से पहले शहद पिलाया जाता है। मुताले के मुताबिक घर के बुजुर्ग इस रिवायती फैसले के जिम्मेदार थे। इसी तरह इंडिया में एक रिसर्च की गई थी जिससे पता चला था कि माओ और बुजुर्ग अफराद का ख्याल है कि दूध पिलाने से पहले पैदाइश के 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को शहद दिया जाना चाहिए। डॉक्टर विद्या का कहना है कि बोटुलिज्म हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन इसका नुकसान बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। गैर सेहत बख्श शहद खाने से कोई भी मुतासिर होता है, लेकिन हमेशा की तरह ये बच्चों को ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करता है। डॉक्टर विद्या का कहना था कि 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को शहद देने में कोई हर्ज नहीं है। शहद एक सेहत बख्श शुगर है, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर बोटुलिज्म जैसी बीमारी की खोज उसी सूरत में लगा पाते हैं जब वालिदैन इसकी इत्तला देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो छोटे बच्चों को शहद दें, लेकिन किस उम्र में शहद देना है और किस तरीके से देना है, इसके लिए अपने बच्चों के डॉक्टरों से ज़रूर मशवरा करें। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। इसराइल और हमास के दरमियान जंग के दौरान मुकम्मल तौर पर बंद रहने के बाद पीर को गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोनों समतों में दोबारा खोल दिया गया है। तहम गजा के सेहत के हुकाम ने इसराइली तरीकाकार को इंतहाई मुश्किल और पेचीदा करार दिया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर असिस्टेंस मिशन यानी EUBEMA की टीमों की आमद के बाद रफा क्रॉसिंग को महदूद पैमाने पर खोला गया है ताकि रिहायशियों को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त दी जा सके। ये गजा की पट्टी का वाहिद ज़मीनी रास्ता है जो इसराइल से गुजरे बगैर मिस्र से जुड़ता है।
इंडिया के वजीर खारिजा एस जयशंकर आज अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। इंडियन वजारत खारिजा की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जयशंकर अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो के ज़ेरे एहतमाम अहम मादनियात पर वजारती सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। मीटिंग में सप्लाई चैन लचक, साफ तवानाई की मुंतकली और अहम मादनियात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। एस जयशंकर का दौरा 2 से 4 फरवरी 2026 तक होगा और इस दौरे के दौरान वजीर खारिजा अमरीकी इंतजामिया के सीनियर अरकान के साथ कई मुलाकातें भी करेंगे।